हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस ब्रेनरी। सो गाइज, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपनी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ऐसे ही आज की वीडियो में हम देखेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है एनडीए, सीडीएस और एफकेट में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती क्या क्या हैं। ओके, वट आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो देखो, जैसा मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए एक डेडिकेटेड आर्टिकल होता है। ठीक है, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जिनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डेडिकेटेड आर्टिकल नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं होती हैं। ठीक है, एंड इनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डेडिकेटेड आर्टिकल नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के टाइप्स की। तो मेनली दो टाइप की हमारे पास नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। एक होती है हमारे पास स्टैचुरी बॉडी, एक होती है हमारे पास नॉन स्टैचुरी बॉडी। पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी कई बार आया था यूज़ में। तो वो होती क्या है स्टैचुरी एंड नॉन स्टैचुरी बॉडी। तो सबसे पहले स्टैचुरी एंड नॉन स्टैचुरी दोनों हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का ही टाइप है। ठीक है, तो स्टैचुरी बॉडीज़ गाइज वो बॉडीज़ होती हैं विच आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारी जो स्टैचुरी बॉडीज़ है ना, ये बनाती है हमारी, कौन बनाती है? पार्लियामेंट एक्ट लेके आती है, उसको पास करवाती है एंड वो बॉडी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टैचुरी बॉडी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ नॉन स्टैचुरी बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं विच आर क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। हमारी जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है? हमारी सरकार रेजोल्यूशन लेके आती है, उसको पास करवाती है एंड हमारी क्या बन जाती है? नॉन स्टैचुरी बॉडी बन जाती है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे स्टैचुरी एंड नॉन स्टैचुरी बॉडीज़ में। ठीक है, स्टैचुरी बॉडीज़ हमारी विच आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉन स्टैचुरी बॉडीज़ आर क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है कौन सी। तो अराउंड 10 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं हमारे पास। एक एक करके सबसे पहले नाम देखते हैं उनका। सबसे पहले है हमारे पास नीति आयोग। नीति आयोग गाइज हमारा एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसी का काउंटर पार्ट है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसी का काउंटर पार्ट है हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। देन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये सारी की सारी हमारी क्या हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी हमारी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद एक और हमारा लोकपाल एंड लोकयुक्तास। ये हमारे पास टोटल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। नीति आयोग, एनएचआरसी, एचएसआरसी, चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सीबीआई, एनआईए, सीवीसी, एनडीएमए, लोकपाल एंड लोकयुक्त। अभी एक एक करके इन सारों के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी नीति आयोग की। नीति आयोग की सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म। नीति आयोग की फुल फॉर्म है गाइस, ये भी एग्जाम में आई हुई है। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
ठीक है। ये बॉडी हमारी बनी कैसे थी, ये हमारा एक पहले होता था एक प्लानिंग कमीशन, हमारा एक प्लानिंग कमीशन होता था गाइस, जो कि बनाया गया था 1950 में। इस प्लानिंग कमीशन का काम होता था देश के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करना, कि इकोनॉमिक प्लानिंग करना और देश को इकोनॉमिक को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में प्लानिंग करने का काम होता था प्लानिंग कमीशन का, ठीक है। एंड यही हमारा लेके आता था 5 ईयर प्लान्स, आपको पता होंगे ना, 5 ईयर प्लान्स आपको पता होंगे ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड, थर्ड, ऐसे, जो कि हमारे बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग होती थी आने वाले 5 सालों में, कि हमें इकोनॉमिक वे से कौन से एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का ये काम होता था। लेकिन फिर क्या हुआ 2014 में, 2015 में ऑन 1 जनवरी, क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑन 1 जनवरी 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन बाय नीति आयोग, एंड प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके एक नई बॉडी बना दी जिसका नाम है नीति आयोग। दिस डेट इज़ इम्पोर्टेंट, ये डेट एफकेट में पूछ लेते हैं कि बताओ प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने कब रिप्लेस किया था। तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था ऑन 1 जनवरी 2015। ओके, अब इसकी बात करते हैं, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है नीति आयोग हमारी, ठीक है। एंड ये बनाई गई थी बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ये हमारी बनाई गई थी। एंड अभी मैंने आपको बताया जो बॉडीज़ बनती हैं बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस, उनको हम बोलते हैं नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। तो हमारे एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ये बनाई गई थी, ठीक है। तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, बहुत सारे मेंबर होते हैं इसमें। तो मेंबर्स की हम बात करें कि कौन कौन होते हैं इसमें, तो सबसे पहले मेंबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती है, नीति आयोग की एक गवर्निंग काउंसिल होती है। इस गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होता है, इस गवर्निंग काउंसिल में होता है चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, वो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेचर है वहाँ के चीफ मिनिस्टर। एंड लेजिस्लेचर हमारे कौन कौन सी यूटीज़ में है, लेजिस्लेचर है हमारी दिल्ली में एंड हमारी पुदुचेरी में, ठीक है। आगे JNK में भी हो जाएगा, लेकिन अभी वहाँ पे असेंबली जो है वो बनी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जिन यूनियन टेरिटरीज़ में लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ के होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, या जो भी वहाँ का एडमिनिस्टर है, एडमिनिस्टर ऑफ अदर यूटीज़, ठीक है। तो गवर्निंग काउंसिल में होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी विद यूटीज़, एंड जिन यूटीज़ के चीफ मिनिस्टर नहीं है वहाँ के होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, या जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है वो लोग, ठीक है। तो नीति आयोग का काम होता है देश के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करना, और खाली इकोनॉमिक प्लानिंग ही नहीं, मतलब हर वे में देश को कैसे हम इसको, इंडिया को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वो सब प्लानिंग होता है हमारे किसका, नीति आयोग का, ठीक है। तो नीति आयोग आपका हो गया। नेक्स्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है NHRC। तो यहाँ से ना बस यही क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस किया था, चेयरपर्सन कौन होता है, ठीक है, ये डेट आ जाती है हमारी, ठीक है, फुल फॉर्म आ जाती है, यहाँ से मेनली यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन शॉर्ट NHRC।
ठीक है। और इसी के काउंटर पार्ट होता है स्टेट लेवल पे होती है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसको NHRC और HSRC को एक साथ पढ़ेंगे, दोनों को रिलेट करके, क्योंकि NHRC होती है यूनियन लेवल पे और HSRC होती है स्टेट लेवल पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपना NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एंड यहाँ से ना एक क्वेश्चन आया था अभी CAPF में, आपके CDS में भी आता है, NDA में भी आता है, ठीक है, FCAT में भी आ जाता है, ठीक है। इधर लिख लेते हैं अपना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो जैसे हमारा नीति आयोग था एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, ऐसे ही हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये हमारी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब ये बनाई गई थी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी गाइज हमारा एक स्टैच्यूटरी बॉडी ही है। ठीक है, बनाई गई थी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड उस एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। हमारी पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आई थी जिस एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज फॉर्म्ड बाय विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी सेम एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, तो यहाँ भी सेम पॉइंट रहेगा। उसके बाद इसको हम बोलते हैं वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। जैसे UPSC को हमने बोला था वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम, ऐसे ही NHRC को हम बोलते हैं वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, क्योंकि ये होते हैं यूनियन लेवल पे। ऐसे ही स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को हम गाइस बोलते हैं वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द स्टेट। सेम है बिल्कुल सब, ये सेंटर पे ये स्टेट पे। लेकिन यहाँ पे एक जानने लायक बात ये है कि जो हमारा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, उसका जुरिस्डिक्शन केवल उन्हीं राइट्स तक है जो कि मेंशन्ड हैं या तो स्टेट लिस्ट में या हमारे कंकरेंट लिस्ट में। मतलब जो राइट्स हमारे स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में मेंशन्ड है उन्हीं के ऊपर स्टेट ह्यूमन राइट्स का क्या होता है, जुरिस्डिक्शन होता है। अब ये स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट क्या होती हैं, तो गाइज ना हमारे पास एक 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक 7th शेड्यूल, टोटल 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से एक शेड्यूल है 7th शेड्यूल। 7 शेड्यूल्स में ना हमारी 3 लिस्ट दी गई हैं। एक का नाम है यूनियन लिस्ट, एक का नाम है स्टेट लिस्ट, एक का नाम है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में गाइज वो सब्जेक्ट्स हैं या वो टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट हमारी लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मेंशन हैं जिनके ऊपर बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकती हैं, लॉ बना सकती हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट हमारी मेंशन है 7th शेड्यूल में। तो गाइज जो हमारा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, वो केवल और केवल उन्हीं ह्यूमन राइट्स पे जुरिस्डिक्शन है उसका जो कि हमारे स्टेट लिस्ट में मेंशन है या फिर हमारे कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है। यूनियन लिस्ट वाले ह्यूमन राइट्स पे या राइट्स पे हमारे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की कि मतलब ये मल्टी मेंबर्स बॉडी होती हैं। तो कंपोजिशन मतलब इनमें कितने लोग होते हैं, कौन कौन होता है ये। ठीक है, तो कंपोजिशन दोनों की अलग अलग होती है, स्टेट ह्यूमन राइट्स की भी और नेशनल ह्यूमन राइट्स की भी। तो सबसे पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की कंपोजिशन को हम देखते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गाइस टोटल हमारे 6 मेंबर होते हैं। टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक हमारा होता है चेयरपर्सन एंड 5 अदर मेंबर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ
हमारे स्टेट ह्यूमन राइट्स में होते हैं गाइस 3 मेंबर, जिसमें से एक हमारा होता है चेयरपर्सन एंड 2 होते हैं अदर मेंबर। ठीक है, अब देखते हैं इनकी एलिजिबिलिटीज़ कि किन लोगों को हम मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं, किन लोगों को हम चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो जो गाइस जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है वो होना चाहिए या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जज हो कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड। ठीक है, तो चेयरपर्सन केवल और केवल हम रिटायर्ड चीफ जस्टिस और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो चेयरपर्सन होता है गाइस, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो हमारा चेयरपर्सन होता है वो या तो हो हमारा रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो, ठीक है, कहाँ का, हमारी स्टेट का, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर कोई सर्विंग जज हो, किसका, हाई कोर्ट का। ठीक है, या फिर कोई रिटायर्ड जज हो कहाँ का, हाई कोर्ट का। ठीक है, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स के कमीशन के केस में हम बना सकते हैं चेयरपर्सन या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का, या रिटायर्ड जज हो हाई कोर्ट का, या सर्विंग जज हो हाई कोर्ट का। ठीक है, एंड स्टेट के केस में हम चेयरपर्सन बना सकते हैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में और मेंबर होते हैं, 5 और मेंबर होते हैं ना, तो उन 5 मेंबर्स में से एक बंदा होना चाहिए सर्विंग, या तो सर्विंग हो या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दूसरा बंदा होना चाहिए क्या, सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, बाकी के 3 और बच गए, टोटल 5 होते हैं ना, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, बाकी के 3 मेंबर्स जो बच गए उनमें से एटलीस्ट एक बंदा क्या होना चाहिए, एटलीस्ट उनमें से 1 वुमन होनी चाहिए। इन तीनों में से एटलीस्ट 1 वुमन होनी चाहिए एंड इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका, ह्यूमन राइट्स का। विद एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, सबसे पहले चेयरपर्सन होना चाहिए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद 5 मेंबर होते हैं अलग चेयरपर्सन के अलावा, उन 5 में से एक बंदा रिटायर्ड या सर्विंग जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, एक बंदा रिटायर्ड या सर्विंग जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, और बाकी 3 बंदों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एंड उनमें से कम एक वुमन होनी ज़रूरी है। ठीक है, वहीं बात करते हैं अपने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन होता है वो या तो हो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। इसमें टोटल 3 बंदे होते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो 2 बंदे होते हैं, उनमें से एक बंदा होना चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट जज विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये पॉइंट्स ना सारे ना इम्पोर्टेंट हैं, कन्फ्यूज़न होता है यहाँ से, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो एक बंदा होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज विद मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपीरियंस प्लस उसके पास होनी चाहिए
प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, एक नहीं, इन्हीं दोनों बंदों के पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों बंदे हमारे क्या होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए कि यहाँ के विद 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस प्लस उनके पास होना चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ का, ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, तो ये होगी कंपोजिशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी। ओके, इसके अलावा जो हमारा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है गाइस, सॉरी स्टेट नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होता है, मेंबर्स अपने देख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसमें टोटल 6 मेंबर्स तो होते ही हैं। इन 6 मेंबर्स के अलावा गाइस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। मतलब इन 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को क्या नहीं करना पड़ता, अलग से स्पेशली अपॉइंट नहीं करना पड़ता, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ के मेंबर होते हैं। तो वो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन होते हैं, तो गाइज वो होते हैं चेयरपर्सन्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SC ST BC, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट, एंड लास्ट में होता है एक नेशनल कमीशन फॉर पर्सन विद डिसएबिलिटीज़। ठीक है, तो ये 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं हमारे कहाँ के, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। ओके, अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो मेंबर्स एंड जो चेयरपर्सन होते हैं गाइस, इनको अपॉइंट करने का काम करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। वही स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो मेंबर होते हैं, इनको अपॉइंट करने का काम करते हैं गवर्नर साहब। और किसको अपॉइंट करते हैं, ऐसे ही नहीं अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर दिया। ठीक है, ये एक 6 मेंबर की कमेटी होती है जो प्रेसिडेंट को रेकमेंड करती है कि इन लोगों को आप अपॉइंट करो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट रेकमेंड करता है, सॉरी मतलब अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए 6 मेंबर्स कमेटी। एक 6 मेंबर की कमेटी होती है जो हमारे प्रेसिडेंट साहब को बोलती है कि आप इन लोगों को क्या करो, अपॉइंट कर दो। तो वो 6 मेंबर्स की कमेटी होती है, जिसमें कौन होता है, जिसमें एक होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि कमेटी के हेड होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा, तीसरे होते हैं हमारे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चौथे होते हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। उसके बाद होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। उसके बाद होते हैं हमारे एक होते हैं लास्ट में सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो सिटिंग जज हो, सिटिंग मतलब सर्विंग जज, या फिर सिटिंग जज हो मतलब सिटिंग चीफ जस्टिस हो कहाँ के, किसी हाई कोर्ट के। ठीक है, तो
ये लोग होते हैं हमारे 6 मेंबर्स की कमेटी, जो हमारे प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देती हैं कि आप इन लोगों को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर क्या करिए, अपॉइंट करिए। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कौन अपॉइंट करता है, हमारे गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं। एंड इनके लिए भी एक कमेटी होती है, ठीक है, एक कमेटी होती है जो हमारे गवर्नर साहब को रिकमेंड करती है कि आप इन लोगों को अपॉइंट करिए। तो उस कमेटी के पार्ट होते हैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर, जो कि क्या होते हैं, हेड होते हैं। उसके अलावा फिर होते हैं हमारे, जैसे यूनियन पे स्पीकर ऑफ लोकसभा, वैसे ही स्टेट केस में होते हैं स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर हमारी स्टेट में कहीं काउंसिल है, हर स्टेट में काउंसिल नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर स्टेट में काउंसिल है तो काउंसिल के डेप्यूटी मतलब चेयरमैन, हमारे काउंसिल के चेयरमैन इफ़ एनी, अगर कोई काउंसिल है तो। उसके अलावा फिर होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, LOO मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन, कहाँ के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, और अगर काउंसिल भी है तो काउंसिल के भी, इफ एनी। ठीक है, एंड उसके बाद होता है सिटिंग जज ऑफ, या तो हाई कोर्ट का सिटिंग जज हो या फिर कोई सिटिंग जज हो कहाँ का, डिस्ट्रिक्ट का या डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो ये मेंबर्स होते हैं जो हमारे रेकमेंड करते हैं किसको, गवर्नर को, ठीक है, कि आप इन लोगों को अपॉइंट कर सकते हो एज द मेंबर। अब बात करते हैं इनकी टर्म की, टर्म कितनी होती है इनकी। तो गाइस, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है उनके मेंबर्स की टर्म होती है 3 साल की। एंड ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार एग्ज़ाम में। एंड अपर एज लिमिट होती है 70 ईयर्स। एंड सेम होता है स्टेट के केस में, टर्म होती है हमारे 3 साल की एंड अपर एज लिमिट होती है 70 ईयर्स। सेम क्वेश्चन हमारा आया हुआ था CAPF के एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपॉइंट कर दिया इनको, एज लिमिट बता दी। अब हम बात करते हैं इनको रिमूव करते हैं, कि इन लोगों को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो जो गाइस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई भी बंदा अगर रिमूव करना होगा तो उसका रिमूव कौन करेगा, उनको जो अपॉइंट करता है वही रिमूव करता है। मतलब जो दर्द देता है वही दवा भी देता है। तो प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे, ठीक है, वही सेम ग्राउंड जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, जैसे UPSC के चेयरमैन को हम रिमूव करते हैं, वही सेम ग्राउंड यहाँ पे भी। मतलब या तो वो बैंकक्रप्ट हो जाए, या वो अनफिट हो जाएं, ठीक है, या फिर वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में लग जाएं, या फिर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पे भी हम उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन वही सेम फंडा, अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे आपको उनको रिमूव करना है तो आपको वो मैटर ले जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा वो आपके ऊपर क्या होगा, बाइंडिंग होगा। ऐसे ही स्टेट ह्यूमन राइट्स के केस में अपॉइंट तो करते हैं गवर्नर, लेकिन गाइज यहाँ पे भी जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, लेकिन रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट। ऐसे ही स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों को अपॉइंट तो करते हैं गवर्नर, लेकिन रिमूव करते हैं हमारे कौन, प्रेसिडेंट, केवल और केवल प्रेसिडेंट। सेम प्रोसेस जैसा हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स के केस में होता है, ऐसे ही। ओके, अब बात करते हैं इनकी वर्किंग की, कि ये लोग काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। ठीक है, बात करते हैं इनकी वर्किंग की, कि ये लोग काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो गाइस हमारा जो ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है ना, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, इसके पास पावर होती हैं एक सिविल कोर्ट के बराबर। जो पावर एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं वही पावर हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास होती हैं। एंड ये गाइज अपनी खुद की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं स्टार्ट। एक अपनी खुद की प्रोसीडिंग्स इनकी होती हैं, ठीक है। उनका क्या होता है, खुद का अपना प्रोसीजर या प्रोसीडिंग वो क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दे कैन रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर
and they have all the powers of a civil court and their proceedings have a judicial character। ठीक है, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये किसी को पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, इनके पास क्या होता है ना, इनको फिर क्या होता है ना, इनको फिर रिकमेंडेशंस देनी होती हैं गवर्नमेंट को। इनको रिकमेंडेशन देनी होती है किसको, गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट के हाथ में होता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। एंड इनकी जो रिकमेंडेशन होती है ना गाइज, वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है, नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, इनका बेसिक से इनका एक सिविल राइट्स वाली पावर हो, लेकिन ये किसी को पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, ये केवल और केवल गवर्नमेंट को रेकमेंड करते हैं। ठीक है, एंड रिकमेंडेशंस जो होती हैं इनकी, वो क्या होती हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती, मतलब सरकार माने या ना माने। लेकिन गवर्नमेंट को 1 मंथ के अंदर इनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, हैड टू इन्फॉर्म विद इन ए मंथ अबाउट देयर रिकमेंडेशन, कि आपकी रिकमेंडेशन का गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर जवाब देना होता है सरकार को, ह्यूमन राइट्स कमीशन को। ठीक है, 1 महीने के अंदर। एंड दूसरी बात, जो आर्म्ड फोर्सेस होती है ना गाइज, जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उनके ऊपर ये जो है हमारे एप्लीकेबल नहीं होते। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह हमारे आर्म्ड फोर्सेस के केस में ये हमारे एप्लीकेबल नहीं होते। तो इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एक लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होती है। ओके, आर्म्ड फोर्सेस के केस में बस ये केवल और केवल मतलब सरकार से ना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट मांग सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर आप रिपोर्ट दो। एंड सरकार के पास 3 महीने का टाइम होता है उस रिपोर्ट का जवाब देने का। बाकी ये आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर में और कुछ खास ये लोग कर नहीं सकते। ओके, तो ये था आपका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, तो क्या क्या हो गया आपका यहाँ से अभी, नीति आयोग हमने पढ़ लिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ लिया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ लिया। अभी 2 पढ़ते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन गाइस बनाया गया था, एक हमारा आया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसको हम RTI एक्ट भी बोलते हैं। वो आया था RTI एक्ट 2055, जिसके अकॉर्डिंग बनाया गया था हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। जो हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन था वो भी बनाया गया था गाइस ऑन द प्रोविजंस ऑफ RTI एक्ट ऑफ 2005। तो दोनों को बनाया गया था बाय RTI एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, काम क्या होता है इनका, काम होता है मतलब बेसिकली करप्शन से रिलेटेड, मतलब कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन टेरिटरीज़ में, अगर इनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आती है कि ये लोग करप्शन कर रहे हैं या ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट आती हैं तो उनको सुनने का काम होता है गाइज हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, एंड स्टेट लेवल पे उनको देखने का काम होता है हमारे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का। ठीक है, उसके बाद दोनों ही एक मल्टी मेंबर बॉडी होती हैं। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है उसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक होता है हमारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसके अलावा नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके अलावा 10 से ज़्यादा
इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होने चाहिए। मतलब मैक्सिमम बंदे यहाँ पे हो सकते हैं 11। इनमें से एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बाकी होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सेम होता है हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के केस में। उसके बाद अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं हमारे कौन, प्रेसिडेंट साहब, और स्टेट इंफॉर्मेशन के केस में अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर साहब। जैसे ह्यूमन राइट्स के केस में एक रिकमेंडेशन की कमेटी होती है जो हमारे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को रिकमेंड करती है कि इन बंदों को करिए अपॉइंट, ऐसे ही हमारे इंफॉर्मेशन कमीशंस के भी केसेस में होती है। तो गाइज रिकमेंडेशरी कमेटी होती है जिसमें होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर जो कि होते हैं कमेटी के चेयरपर्सन, ठीक है। एक होते हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, एक होते हैं हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करें, नॉमिनेट करें। तो ये एक 3 मेंबर की कमेटी होती है जो हमारे प्रेसिडेंट साहब को रेकमेंड करती है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, उसके बाद सेम स्टेट लेवल पे होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जगह होता है चीफ मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन। लीडर ऑफ अपोजिशन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, एंड एक होता है स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर recommended या nominated by the चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल सेम, बस स्टेट का और यूनियन का डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम होते हैं। ओके, उसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले वो बंदा हमारे पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। कोई भी बंदा अगर जिसको अपॉइंट किया जाना है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या किसी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली का वो मेंबर जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम होता है यहाँ पे पार्लियामेंट के किसी हाउस या किसी स्टेट लेजिस्लेचर या किसी यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर का वो बंदा मेंबर नहीं होना चाहिए। उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। शुडंट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए। सेम होता है स्टेट के केस में। एंड उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ही शुड नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी से वो बंदा नहीं होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल बंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिक्स से वो क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो टर्म होती है गाइज, उसकी टर्म फिक्स नहीं होती है। टर्म डिसाइड करते हैं हमारे कौन, टर्म को डिसाइड करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो टर्म होती है। ठीक है, स्टेट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी हमारी क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके, ऐसे ही स्टेट के केस में जो टेन्योर डिसाइड करता है वो कौन करती है, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, लेकिन जो अपर एज लिमिट होती है गाइज वो होती है 65 ईयर्स ऑफ एज। सेम 65 ईयर्स ऑफ एज स्टेट के केस में होती है। ठीक है, उसके बाद रिमूवल, अगर उनको रिमूव करना है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव करते हैं गवर्नर। ओके,
एंड जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बंदों को रिमूव किया जाता है, वैसे ही इनको रिमूव किया जाता है। मतलब आपको वो मैटर जो है वो कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, एंड जो कोर्ट जो एक्शन लेगा वो होगा बाइंडिंग। इसीलिए इन दोनों के पास होती है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इनके पास भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड इनके पास भी सेम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। ओके, तो ये था हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? नीति आयोग हमने पढ़ लिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ लिया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ लिया, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ लिया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर पढ़ लिया एंड स्टेट पढ़ लिया। बच गया हमारा मेन तो ये चार ही बच गई, CBI, NIA, CVC एंड NDMA। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, लोकपाल एंड लोकायुक्त को, ठीक है, या 9 तक पढ़ दो तुम, ठीक है, वहीं से तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना वो बन जाएगा एग्जाम में। ओके, तो नेक्स्ट बॉडी है हमारी CBI, फुल फॉर्म है हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बनाई गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानन कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ कमीशन। एक कमेटी थी जिसका नाम था संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। 1963 में ये कमेटी बनी थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संथानन कमेटी बताओ किस चीज़ के लिए थी? तो ये थी हमारी ऑन द बेस्ड थी हमारी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पे, ठीक है। एंड कब थी ये हमारी बनी थी? 1963 में। एंड इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमारी बनाई गई थी CBI, ठीक है। तो ये हमारी एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब बनाई गई है बाय ए एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ये बनाई गई है, ठीक है। इनिशियली ये जो बॉडी थी गाइज, ये आती थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, लेकिन बाद में लेटर इसको ट्रांसफ़र कर दिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है। तो आज की डेट में हमारी जो CBI है वो आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो पहले आती थी MHA के अंदर, अभी ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये अपनी पावर्स कहाँ से डिराइव करती है, मतलब इनको ताकत कहाँ से? जैसे हमारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वो अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी हैं। ऐसे ही जो हमारी CBI है गाइज, ये अपनी पावर्स ड्रॉ करती है। एक हमारी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। यहाँ से ये अपनी पावर्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। मतलब CBI को जितनी भी पावर्स मिलती हैं वो मिलती हैं फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, ठीक है। पहले एक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट होती थी, एक बॉडी होती थी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, सॉरी मतलब एस्टैब्लिशमेंट नहीं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक बॉडी होती थी पहले, ठीक है, जो कि हमारा सेटअप की गई थी 1946 में, ठीक है। तो लेटर जब CBI बनाई गई तो इसको ना बाद में CBI के साथ क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो अब जो CBI है गाइस वो ओरिजिनली अपनी पावर इसी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से ड्राई करती है, ठीक है। उसके बाद CBI का जो मोटो होता है, हमारी CBI का एक मोटो होता है। मोटो क्या है CBI का? CBI का मोटो है इंडस्ट्री, impartiality एंड इंटीग्रिटी। ये हमारा मोटो होता है किसका? CBI का, ठीक है। अगर हम बात करें CBI का जो हेड कौन होता है, तो CBI का हेड होता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर।
सीबीआई के हेड को बोलते हैं डायरेक्टर। जनरली वो एक आईजी रैंक का पुलिस ऑफिसर होता है, ठीक है, एक आईजी रैंक का पुलिस ऑफिसर होता है, ठीक है, जो कि सर्व करता है एज ए डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एंड जो होता है हमारे सीबीआई का हेड, ठीक है। एंड सीबीआई का हेड हम कैसे बनाते हैं, तो सीबीआई के हेड को गाइज अपॉइंट करती है हमारी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। सीबीआई का हेड बोल लो या सीबीआई का डायरेक्टर बोल लो, जो एक इंस्पेक्टर जनरल रैंक का एक पुलिस ऑफिसर होता है, उसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए 3 मेंबर कमेटी। एक 3 मेंबर की कमेटी होती है जिसकी रिकमेंडेशन पे सीबीआई का डायरेक्टर सेलेक्ट किया जाता है। तो उस कमेटी में एक होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि होते हैं कमेटी के चेयरपर्सन। उसके अलावा दूसरे होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड तीसरे होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच इज़ नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस, ठीक है। तो ये 3 मेंबर्स की कमेटी होती है, इसके रिकमेंडेशन पे हमारी बनाई जाती है क्या, सीबीआई, ओके। एंड जो सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है, सीबीआई का डायरेक्टर का जो टेन्योर होता है गाइस, वो होता है कितना, 2 साल का। 2 साल का इसका टेन्योर होता है। लेकिन अभी पिछले साल नवंबर 2021 में हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था एंड जिस ऑर्डिनेंस में हमारे जो सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है ना, उसका जो टेन्योर है वो बढ़ा के आई थिंक 2 साल से 3 साल कर दिया है, ओके। यहाँ पे 2 साल नहीं, ऑर्डिनेंस लेके आए थे ना नवंबर 2021 में, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो ऑर्डिनेंस है ना, उसने पावर दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस टेन्योर को एक्सटेंड कर सकती है 5 साल तक। लेकिन अभी ऐसा कुछ किया नहीं गया है एक्सटेंड। तो आज की डेट में अभी आप 2 ईयर्स ही मान के चलो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का टेन्योर, ठीक है। एंड इनके पास भी ना जो डायरेक्टर होता है ना, इनके पास भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है, ठीक है। ऐसे ही मुंह उठा के आप इनको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। एंड एक हमारी सीबीआई एकेडमी है जो कि कहाँ पे है, गाज़ियाबाद में है। ये भी ज़रा आप याद रखेंगे, सीबीआई एकेडमी कहाँ पे है, गाज़ियाबाद में, ठीक है। तो ये था आपका सीबीआई के बारे में। नेक्स्ट है हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एनआईए। नेक्स्ट बॉडी है हमारी एनआईए, फुल फॉर्म है हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बनाई गई थी 2009 में आफ्टर 26/11। जब 26/11 का अटैक हुआ था उसके बाद ये 2009 में बनाई गई थी। अंडर एक एनआईए एक्ट आया था, एनआईए एक्ट 2008, ठीक है, 2008 में एंड देन लेटर 2009 में इसको बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स हैं गाइस न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका काम होता है जनरली मतलब वो टेरर फंडिंग से रिलेटेड, मतलब टेरर से रिलेटेड जो भी मतलब कहाँ होते हैं, ठीक है। ये हमारी एक काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, ठीक है। टेरर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड ये काम करती है, ठीक है। इसी का एक सेल है, एनआईए का ही एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है हमारा TFFC। फुल फॉर्म है इसकी टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल, फेक करेंसी सेल। ये एनआईए का ही एक स्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, कौन है वो, TFFC, ठीक है। और जो हमारी एनआईए है उसके जो हेड होते हैं गाइज, उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे डायरेक्टर, डीजी रैंक के एक ऑफिसर होते हैं। अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। डीजी रैंक के ऑफिसर होते हैं एंड ये आती है हमारी अंडर
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, CBI आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, एंड NIA आती है गाइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ओके, तो क्या क्या देख लिया हमने, CBI देख लिया, NIA देख लिया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अपना क्या क्या हो गया अभी तक। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हम बॉडी पढ़ रहे थे, यहाँ तक हमने देख लिया। CBI हो गया, NIA हो गया, बच गया हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड NDMA बच गया। इसको छोड़ दो बेशक से, ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर पढ़ना चाहो तो बुक से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है, एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना NDMA। फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय NDMA एक्ट ऑफ 2005। एक NDMA एक्ट आया था 2005 में, उसके थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है, कंपोजिशन होती है, एक होता है हमारा चेयरपर्सन, बाकी अदर मेंबर्स होते हैं, अदर मेंबर्स नॉट मोर देन 9, 9 से ज़्यादा नहीं, मतलब टोटल मेंबर हमारे कितने होंगे 10। ठीक है, एंड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना गाइस हमारे कंट्री के, वो होते हैं हमारे NDMA के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था कि NDMA इज हेडेड बाय, तो NDMA इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और ये वैसे आती है MHA के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। लेकिन जो चेयरमैन होते हैं ना, जो हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, वो होते हैं हमारे कौन, प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही जैसे NDMA होती है, ऐसे ही स्टेट लेवल पे हमारी एक SDMA होती है, जिसकी फुल फॉर्म है हमारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जिसके हमारे ये हमारे स्टेट लेवल पे होती है। इसमें भी वही एक चेयरपर्सन होता है, 9 अदर मेंबर्स होते हैं, 9 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 9। ठीक है, एंड यहाँ पे जो चेयरपर्सन होता है वो होता है हमारा चीफ मिनिस्टर, जो कि यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है हमारी SDMA का। ऐसे ही एक हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जिसको आपने पता होगा DDMA, बहुत ही सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके जो मेंबर होते हैं, इसमें एक होता है चेयरपर्सन, अदर मेंबर होते हैं मैक्सिमम यहाँ पे होते हैं 7। ठीक है, यहाँ का जो हमारा चेयरपर्सन होता है वो होता है या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, डेप्यूटी कमिश्नर, DM या फिर डेप्यूटी कमिश्नर, इसके होते हैं DDMA के चेयरमैन। ठीक है, ओके, लास्ट हमारा बच गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो वो भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। CVC फुल फॉर्म है हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटी प्रिवेंशन या सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब करप्शन प्रिवेंटिंग एक एजेंसी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन एजेंसी होती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। करप्शन को रोकने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन एजेंसी होती है। सम हाउ रिलेटेड है उससे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अलग है। बनाई गई थी हमारी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानन कमेटी। जिस संथानन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमारी CBI बनाई गई थी, उसी संथानन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके,
उसके बाद ये पहले एक नॉन स्टैचुरी बॉडी थी, लेटर इसको स्टैचुरी स्टेटस दिया गया था 2003 में। ठीक है, इसका काम होता है, ये काम करती है अपने विसल ब्लोअर्स एक्ट पे, विसल ब्लोअर्स एक्ट पे ये काम करती है। विसल ब्लोअर्स क्या होते हैं? विसल ब्लोअर्स वो बंदे होते हैं मतलब जो किसी दूसरे बंदे का पर्दाफाश कर देते हैं। मतलब आप हो, आपने कोई किया करप्शन, ठीक है, किसी ने आपके करप्शन का आपके पड़ोसी को लग गया पता, आपके पड़ोसी ने आपकी कर दी पुलिस में क्या कंप्लेंट, ठीक है, तो ये जो बंदा हो गया, इस बंदे को हम बोलेंगे विसल ब्लोअर। ठीक है, तो मतलब इस बंदे ने आपका पर्दाफाश कर दिया। तो बस ऐसे ही होता है, विसल ब्लोअर्स हमारे कंप्लेंट करते हैं किसको? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। ठीक है, एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फिर क्या करता है? उसको चेक करता है। ठीक है, तो बेसिकली विसल ब्लोअर्स एक्ट पे बेस्ड है। एंड ये जो इन लोगों को विसल ब्लोअर्स बोलते हैं। एंड ना इनकी आइडेंटिटी जो है, जो लोग ऐसा मतलब पर्दाफाश करते हैं, इनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ओके, उसके अलावा कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये भी हमारी एक मल्टी मेंबर कमेटी होती है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक हमारा होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, प्लस अदर कमिश्नर्स होते हैं, मैक्सिमम होते हैं अदर कमिश्नर दो से ज़्यादा नहीं, तो मतलब मैक्सिमम मेंबर्स 3 हो सकते हैं। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, बट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए 5 मेंबर कमेटी। 5 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशंस पे उस कमेटी में होता कौन कौन है? उस कमेटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि होते हैं कमेटी के हेड। उसके अलावा होते हैं उसमें होम मिनिस्टर, उसके अलावा होते हैं उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके अलावा होते हैं इसमें नहीं है, हाँ, 5 मेंबर्स की नहीं, 3 मेंबर्स की कमेटी होती है। 3 मेंबर्स की कमेटी होती है जिसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर एज द हेड, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। 3 मेंबर की ये क्या होती है? कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है हमारे प्रेसिडेंट को कि आप इन लोगों को कर दीजिए अपॉइंट। ठीक है, उसके अलावा रिमूव कौन करते हैं? रिमूव भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इनके पास होती है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो वही सेम मैटर आपको रेफर करना पड़ता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। एंड सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो होता है वो बाइंडिंग होता है इनके ऊपर। ठीक है, और इनके हेडक्वार्टर्स हैं गाइस, हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके पास भी ना जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है ना, ऐसे ही जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है इसके पास भी एक सिविल कोर्ट जितनी पावर्स होती हैं, लेकिन पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये बॉडीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। लास्ट में एक लोकयुक्त और लोकपाल रहता है, 2 मिनट लगेंगे, वो भी बता देता हूँ आपको। तो लोकपाल एंड लोकयुक्त क्या होते हैं? वैसे इंडिया में अभी ये हमारा फंक्शन में है नहीं, ठीक है, मतलब इतना अच्छे से, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। हमारा एक आया था लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, जिसके अंदर बताया गया था कि हमारी कंट्री में एक होना चाहिए लोकपाल, जो कि होगा हमारे किस पे? सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे होगा हमारा एक लोकपाल, जिसका काम होगा टू लुक अपॉन द कंप्लेंट्स ऑफ जो भी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स होंगे ना गाइज, उनके अगेंस्ट जितने भी कंप्लेंट्स होंगी उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम दिया जाएगा किसको? लोकपाल को। तो लोकपाल बनाया गया था, मतलब लोकपाल का ऑफिस होना चाहिए सेंट्रल लेवल पे, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज। जो हमारे मिनिस्टर एंड सेक्रेटरीज होते हैं उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट को देखने का काम होगा वो होगा किसका? लोकपाल का। ये बात बोली गई थी हमारे लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट में।
ठीक है। उसके अलावा बोला गया था लोकपाल के अलावा होना चाहिए हमारे देश में लोकयुक्ता। उसमें से एक लोकयुक्त होना चाहिए सेंट्रल लेवल पे एंड एक होना चाहिए स्टेट लेवल पे, मतलब हर स्टेट का एक लोकयुक्त होना चाहिए, ये बात बोली गई थी। ठीक है, जिसका काम होता था मतलब जितने भी हायर ऑफिशियल होते हैं मिनिस्टर्स वगैरह से ऊपर, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स को देखना। ठीक है, हायर ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको देखने का काम होगा किसका, लोकयुक्तास का। ठीक है, तो ये बात बोली गई थी इन लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, एंड एक दो फैक्ट और हैं यहाँ से, जैसे सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकयुक्त का ऑफिस जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द ऑफिस ऑफ लोकयुक्ता। ठीक है, इन 1971। ठीक है, मतलब बेसिकली एक्ट आया था 2013 में, लेकिन जो काम था, मतलब जो ऑफिस था वो बहुत पहले ही इस्टेब्लिश हो चुका था। सबसे पहले कब हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, एंड एज पर 2013, ठीक है, 2013 में जब ये एक्ट आया तो अराउंड 21 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में हमारा क्या है, लोकयुक्ता है। एज़ पर 2003 के ये डिटेल हैं। ठीक है, हमारे 21 स्टेट्स हैं जिसमें लोकयुक्त है एंड एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली जिसमें हमारा क्या है, लोकयुक्ता है। महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने लोकयुक्त जो है वो क्या किया था, अपॉइंट किया था। एंड कब किया था, 1971 में। ठीक है, तो ये बस यही बातें हैं जहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं इसमें खास जानने लायक। तो ये थे हमारे कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क आइदर इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मैसेज मी। ओके, तो बस देखो इस वीडियो को, फास्ट लगे तो स्लो करके देखो, स्लो लगे तो फास्ट करके देखो, और अपने नोट्स बनाओ एंड पढ़ते रहो। ठीक है, अच्छा होगा एग्ज़ाम, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो, बाय बाय, टाटा।